गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपन यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पहला सवाल है, गौर से देखिए, डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फार्मेसी एज अ कैरियर। इस तरह के सवाल कई बार आते हैं और ये भी एक एग्जामिनर के फेवरेट सवालों में से है कि फार्मेसी में पढ़ाई करने के बाद एज अ कैरियर क्या क्या ऑप्शन है और फार्मेसी में क्या क्या अपन स्टडीज़ या क्या क्या स्टडीयल प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। तो फार्मेसी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भूमिका बांधने के हिसाब से, फार्मेसी इज अ डायनेमिक एंड रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्थ केयर। फार्मेसी जो है एक लगातार बढ़ता हुआ सब्जेक्ट है या बढ़ता हुआ फील्ड है, बढ़ता हुआ विकसित होता हुआ क्षेत्र है जो कि आम जन के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो थोड़ा सा उसका महिमा मंडन करते हुए फार्मेसी का ढंग से आंसर लिखना है कि फार्मेसी इज अ डायनेमिक एंड रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्थ केयर इन इंडिया। परस्यूइंग अ कैरियर इन फार्मेसी ऑफर्स डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज फॉर ग्रोथ। तो इस क्षेत्र में जो फार्मेसी के ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमाधारी हैं वो अपना जो कैरियर बना सकते हैं, अच्छी तरीके से उनके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी रहती है और लगातार फार्मेसी के साथ साथ उनकी भी वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है फार्मेसी एज अ कैरियर इन इंडिया, है ना। फार्मेसी एक डायनेमिक क्षेत्र है, लगातार विकसित होता हुआ क्षेत्र है जिसमें कई तरह के फार्मेसी में ग्रेजुएट्स या डिप्लोमाधारी व्यक्तियों को या छात्रों को कई सारे सुनहरे अवसर मिलते हैं। उसमें से पहला जो एजुकेशनल पाथवेज, जैसे आपको फार्मेसी में कैरियर बनाने के लिए पहले कौन से एजुकेशनल पाथवे से गुजरना होगा। हर कोई उठ के तो फार्मेसी में अपना कैरियर बना नहीं सकता, पहले उस एजुकेशनल पाथवे से गुजरना होता है। तो क्या क्या एजुकेशनल पाथवेज या क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स इंडिया में गवर्नमेंट द्वारा एफिलेटेड है या गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे छोटा या सबसे शॉर्ट जो एजुकेशनल पाथवे है, मिनिमम जो योग्यता कह सकते हैं फार्मेसी रन करने के लिए इंडिया में, वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, शॉर्ट में डी फार्म। तो डी फार्म जो है आप सब जानते ही हैं, 2 साल का प्रोग्राम होता है 10+2 के बाद। अ 2-year प्रोग्राम आफ्टर 10+2 विच क्वालिफाइज इंडिविजुअल्स टू वर्क एज फार्मासिस्ट। 10+2 करने के बाद एक 2 साल का छोटा प्रोग्राम है ना, जो कि मिनिमम योग्यता, इट इज़ अ मिनिमम क्वालिफिकेशन टू वर्क एज फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की भूमिका निभाने के लिए मिनिमम योग्यता इंडिया में डी फार्मा रखी गई है। उसके बाद सेकेंड, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म। ये एक 4 साल का प्रोग्राम है, अ 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइडिंग इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंस की डेप्थ नॉलेज की स्टडीज की जाती है इसके अंदर। 10+2 के बाद का प्रोग्राम है, ये आपको एज अ ग्रेजुएट की उपाधि भी दिलाता है। सी, मास्टर ऑफ फार्मेसी। ये जैसे कि नाम से पता चल गया, मास्टर ऑफ फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इट इज़ डन आफ्टर योर बी फार्म, अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अलाउिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस ब्रांचेस। ये फार्मेसी की अलग अलग ब्रांच में आपको स्पेशलिस्ट बनाता है ना, ताकि जैसे कि फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसके अलावा और भी कई सारी ब्रांचेस फार्मेसी की हैं जिसमें आप एम फार्म कर सकते हैं या अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो नए प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम चला है जिसका नाम है फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। फार्म डी, अ 6-year डॉक्टरल प्रोग्राम इंक्लूडिंग अ 1-year इंटर्नशिप फोकसिंग ऑन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। जो फार्मेसी के या फार्मासिस्ट का जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है, वो जो कि क्लिनिकल एस्पेक्ट में कैसे डॉक्टर की मदद कर सकता है, कैसे हेल्थ केयर में अपना योगदान दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको करने के लिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स अभी नया गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। अभी ये ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही कोर्स है। तो अभी धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस इंडिया में बढ़ेगी। ये 6 साल का एक प्रोग्राम होता है जो 10+2 के बाद में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये आपको डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या डॉक्टर की उपाधि वाला प्रोग्राम है। इसमें 5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप होती है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ। तो ये तो हो गए एजुकेशनल पाथवेज। कैरियर बनाने के लिए पहले इन एजुकेशनल पाथवेज से गुजरना होगा, या मिनिमम योग्यता या जो भी मैक्सिमम योग्यता वाले सारी चीज़ें अपन ने
डिस्कस कर ली एज अ फार्मेसी एजुकेशनल प्रोग्राम्स। उसके बाद में अब इनके बाद क्या क्या आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी यानी जो भी रिटेल की शॉप है फार्मेसी की, उसको कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। अब वर्किंग इन रिटेल फार्मेसीज, आप अपनी खुद की रिटेल फार्मेसी ओपन कर सकते हैं जिसमें प्रोवाइडिंग मेडिकेशंस एंड ऑफरिंग हेल्थ केयर एडवाइस, जिसमें आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन पेशेंट को अवेलेबल कराना, साथ ही साथ पेशेंट की काउंसलिंग करना। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी यानी जो रिटेल की शॉप हॉस्पिटल्स में ओपन होती है, वो फार्मासिस्ट की खुद की भी हो सकती है या हॉस्पिटल द्वारा ओन की भी हो सकती है, जिसमें फार्मासिस्ट को एज अ सैलरी पर्सन रख सकते हैं फॉर देयर सर्विसेज। तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मैनेजिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेशेंट काउंसलिंग इन हॉस्पिटल। रिटेल की शॉप हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में जो भी मरीज आया उसको दवाई देना, साथ ही साथ उसकी काउंसलिंग करना। उसके बाद ये तो दो ऑप्शन हो गए आपके रिटेल शॉप्स के, है ना। तो तीसरा ऑप्शन है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी जहाँ पे भी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रीपैकेजिंग हो रही है, या दवाई का कोई एक घटक बन रहा है, वहाँ पे उस इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी इन ड्रग रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, उसमें आप सर्विस कर सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च, जैसे हाईली एजुकेटेड जो एम फार्म या फार्म डी या जो भी पीएचडी वाले पर्सन हैं उनके लिए फील्ड है क्लिनिकल रिसर्च। इन्वॉल्वमेंट इन डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग्स, कोई न्यू ड्रग्स की जो डिस्कवरी है उसके ऊपर जो नए नए क्लिनिकल ट्रायल्स करने में एज अ कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं। और एकेडमिया, जैसे जो फार्म डी, डी फार्म डी या डी फार्म, पीएचडी वगैरह जो भी ये एजुकेशनल पाथवेज या एजुकेशनल प्रोग्राम चलते हैं, उसमें एज अ टीचिंग और रिसर्च पोजीशन पे भी फार्मेसी वाला बंदा काम कर सकता है। रेगुलेटरी अफेयर्स, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अफेयर्स में एज अ पर्सन वे आप काम कर सकते हैं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी रिटेल फार्मेसीज चल रही हैं वो एज पर लॉ चल रही है या नहीं चल रही हैं, उन पे किसी रूल या रेगुलेशन के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एज पर लॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पूरे को टाइटली ओवरव्यू करने के लिए या उनके ऊपर मैनेजमेंट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। उसमें एज अ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर या ड्रग इंस्पेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। या गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसीज निकाली जाती है, उसमें जो एलिजिबल लोग हैं जिनके बी फार्म या एम फार्म की हुई है वो लोग इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। वर्किंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज टू रेगुलेट एंड मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इथिकल जजमेंट, अदरिंग टू इथिकल स्टैंडर्ड्स इन रिसर्च, ये रिसर्च की बात हो गई। पेशेंट केयर और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में नए नए रिसर्च के में आप ये जो फार्मेसी वाले लोग हैं ये काम कर सकते हैं। अटेंशन टू डिटेल, इंश्योरिंग प्रिसीजन इन कंपाउंडिंग मेडिकेशन एंड मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, डिफाइन प्रिजर्वेटिव्स, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा प्रिजर्वेटिव क्या होंगे। प्रिजर्वेटिव समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो भी डोजेज फॉर्म है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, गैसियस हो, कुछ भी किसी भी तरह की डोजेज फॉर्म हो, उसमें ड्रग के अलावा, ड्रग यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो भी चीज़ें डाली जाती हैं वो सारी एक्सिपिएंट या फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाती हैं। एक्सिपिएंट या फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाती है। उन फार्मास्यूटिकल एड्स में से, उन सारे एक्सिपिएंट्स में से ऐसा केमिकल या ऐसी चीज या ऐसा उसका इंग्रेडिएंट जो उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाए, जो उसको जल्दी खराब, जल्दी डिग्रेड, जल्दी डिस्ट्रॉय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बायोलॉजिकल फैक्टर से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से उसको बचा के रखे, प्रिजर्व करके रखे। प्रिजर्वेटिव यानी संरक्षक, बचा के रखने वाला।
तो जो उस डोजेज फॉर्म को, उसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसमें जो दवाई है उसको जल्दी खराब ना होने दे, वो कहलाता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यानी बचाने वाला, प्रिजर्व करने वाला। तो अ प्रिजर्वेटिव इज अ सब्सटेंस और केमिकल एजेंट एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक, फूड एंड अदर प्रोडक्ट टू प्रिवेंट और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसा कोई भी घटक, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फूड, डोजेज फॉर्म, कॉस्मेटिक में डाला जाए ताकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सूक्ष्म जीव है, उसकी वजह से वो जल्दी खराब ना हो पाए, उसकी वजह से उसमें कोई तरह का नुकसान ना हो, तो वो जो केमिकल है वो सारे क्या कहलाएंगे? प्रिजर्वेटिव। समझ गए आप? तो प्रिजर्वेटिव इज अ सब्सटेंस और केमिकल एजेंट एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, कॉस्मेटिक्स, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, thereby extending the product's shelf life and maintaining its quality। अब देखिए, ताकि प्रिजर्वेटिव डालने से क्या हुआ, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ समझ रहे हैं ना आप? जो जितने समय तक वो मैक्सिमम समय तक सेल्फ में पड़ा रह सकता है, वो उसकी सेल्फ लाइफ है ना, और साथ ही साथ उसकी उस सेल्फ लाइफ के दौरान उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्वालिटी पहले बहुत अच्छी थी और फिर बाद में खराब हो गई। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। अब कितनी तरह के प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं? पहला जो प्रिजर्वेटिव है वो है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा प्रिजर्वेटिव जो कि डोजेज फॉर्म को या ड्रग को या कॉस्मेटिक को या फूड को या किसी भी चीज़ को जिसमें वो डाला गया है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने दे, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाए, सूक्ष्म जीवों से बचाए, वो प्रिजर्वेटिव कौन सा है? एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। उसमें देखिए 2-3 एग्जांपल। एज अ फिनॉल को एज एंटी माइक्रोबियल काम में ले सकते हैं इन लो कंसंट्रेशन। एग्जांपल इंक्लूड थाइमोल और क्रिसोल। एल्कोहल काम में आता है, एग्जांपल इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। पैराबीन्स काम में आते हैं, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन एंड ब्यूटाइल पैराबीन। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स जैसे बेंजोइक क्लोराइड, ये भी एक एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है। उसके बाद दूसरी तरह का प्रिजर्वेटिव है एंटीऑक्सीडेंट। जो भी डोजेज फॉर्म या कॉस्मेटिक हम कोई भी पर्सन लेगा काम में, तो वो सिंगल यूज की होगी तो ठीक है, अगर मल्टीपल यूज की हुई, बार बार यूज करने की हुई, तो बार बार वो ओपन होगी, तो बार बार ओपन होगी तो बार बार एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीजन क्या ट्राई करेगी? उसका ऑक्सीडेशन कर दे। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उसके ऑक्सीडेशन के, उसके ऑक्सीकरण के चांसेस बढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण होते ही प्रोडक्ट का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो ऐसा प्रिजर्वेटिव जो कि बार बार खुलने पर भी उसका ऑक्सीकरण नहीं होने दे, वो क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द केमिकल्स विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि दवाई के एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऑक्सीकरण से बचा के रखे, है ना। जो दवाई के, जो डोजेज फॉर्म के एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने दे, वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। उसमें 2 एग्जांपल अपने दिए हुए, देखो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, टोकोफिरोल्स यानी विटामिन ई, ये दोनों ही एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम में लिए जाते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स, उस जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका चिलेट नहीं बन जाए, उसका संकुल नहीं बन जाए, वो साथ वाले जो केमिकल्स हैं उनसे रिएक्शन करके एक संकुल नहीं बना ले, एक चिलेट नहीं बना ले, तो उसको कहते हैं चिलेटिंग एजेंट्स, या जो चिलेट बना के सुरक्षा कर ले, है ना। तो EDTA बाइंड्स मेटल आयंस प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन एंड डिग्रेडेशन। चिलेटिंग एजेंट्स यानी जो चिलेट बना के, वापस ढंग से समझना है एक बार, चिलेटिंग एजेंट्स यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट को एज अ चिलेट बना के उसके मेटल आयंस को जोड़ ले और उसको ऑक्सीडेशन से और अपघटन से, डिग्रेडेशन से बचा के रखे, वो है चिलेटिंग एजेंट्स। एग्जांपल EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। चौथा है ऑर्गेनिक एसिड्स, इसके एग्जांपल बेंजोइक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड, है ना। ये जो बेंजोइक एसिड है ये यीस्ट और मोल्ड से प्रोडक्ट को प्रिजर्व करेगा, और सॉर्बिक एसिड ये फूड और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में एज ए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। एल्कलीज एंड सॉल्ट्स, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम नाइट्राइट। नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो प्रकृति में नेचुरली मिलते हैं,
उसका एग्जाम्पल है हनी। हनी में कभी भी जो प्योर हनी होगा उसमें कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएगी क्योंकि शुगर की बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है। विनेगर, सिरका जिसको कहते हैं, एसिटिक एसिड कंटेंट्स हेल्प इन प्रिजर्वेशन। सॉल्ट यूज्ड इन पिकिंग एंड करिंग। प्रिजर्वेटिव ब्लेंड्स, 2-3 प्रिजर्वेटिव को एक साथ में मिला करके एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करना, वो कहलाता है प्रिजर्वेटिव ब्लेंड। प्रिजर्वेटिव 2-3 प्रिजर्वेटिव को मिक्स कर दिया तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव इज कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव ब्लेंड। तो 2-3 प्रिजर्वेटिव को साथ में मिक्स कर लिया तो खूब सारे जो कारक हैं अपघटन वाले, जो डिग्रेडेशन करने के खूब सारे फैक्टर्स है, उससे बचाव हो जाएगा। बेंजल्कोनियम क्लोराइड BKC, ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है। ये मेनली जो आंखों के जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस हैं उनमें एज ए प्रिजर्वेटिव काम में आता है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस और नेजल स्प्रेज में। बोरिक एसिड एंटी फंगल एजेंट है, ये भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में एज ए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। पोटेशियम शोरबेट, ये भी इफेक्टिव अगेंस्ट मोल्ड एंड यीस्ट। अब प्रिजर्वेटिव चुनते समय क्या क्या मुख्य कंसिडरेशन ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। द चॉइस ऑफ प्रिजर्वेटिव डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन। आपकी फॉर्मुलेशन कैसी है ना, फूड प्रिपरेशन है, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है, ड्रग प्रिपरेशन है, मेडिकेटेड प्रिपरेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए वो किस पीएच पे स्टेबल रहता है, उसकी सब्सप्टेबिलिटी क्या है, उसमें कौन से माइक्रोबियल का कंटामिनेशन होने के ज़्यादा चांसेज हैं, कौन से सूक्ष्म जीव उस पर जल्दी आक्रमण कर सकते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही प्रिजर्वेटिव को चूज करना है। ऐसा नहीं हो कि जो प्रिजर्वेटिव चूज किया वो काम ही नहीं कर रहा है। तो पहले से ही सब चीज़ें ध्यान रख करके ये प्रोडक्ट किससे खराब हो सकता है, उस हिसाब से हमें प्रिजर्वेटिव को सेलेक्ट करना होता है। प्रिजर्वेटिव शुड बी यूज्ड जुडिशियली टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी और पेशेंट सेफ्टी। प्रिजर्वेटिव चुनते समय ये भी ध्यान रखना है कि प्रिजर्वेटिव की खुद की वजह से प्रोडक्ट खराब नहीं हो जाए, उसका खुद का कोई इफेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं आना चाहिए, है ना। रेगुलेटरी अथॉरिटीज सच एज फार्माकोपियाज प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द एक्सेप्टेबल यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो सबसे अच्छा ये है कि आप जो भी प्रिजर्वेटिव ले रहे हो वो आईपी के अकॉर्डिंग ही लिया जाए, है ना। जो आईपी ने पहले से ही तय कर रखे हैं कि इस प्रिपरेशंस के लिए इस तरह के प्रिजर्वेटिव यूज होंगे, तो एज पर इंडियन फार्माकोपिया ही आपको प्रिजर्वेटिव का सिलेक्शन करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, है ना। पाउडर्स को इंडियन फार्माकोपिया में कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने तरह के पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया होते हैं। तो सबसे पहले बात तो पाउडर जो है वो सॉलिड बल्क डोजेज फॉर्म है। क्या है? सॉलिड बल्क डोजेज फॉर्म। बल्क और यूनिट में ध्यान रखना है, सॉलिड बल्क क्या है और सॉलिड यूनिट क्या है। सॉलिड यूनिट यानी जिसको अपन काउंट कर सकें, जो 1 2 3 1 टैबलेट 2 टैबलेट 3 टैबलेट ऐसे गिन सकें, वो है सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। जिनको गिनना संभव नहीं है, जो प्योर वेइंग करके ही काम में ले जाएंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम, जिनको तोलना पड़े, वो है बल्क डोजेज फॉर्म। तो पाउडर को कभी गिन नहीं सकते हैं, ये तो तोलना ही पड़ेगा। तो इट इज अ सॉलिड बल्क डोजेज फॉर्म, है ना। पाउडर्स आर सॉलिड बल्क डोजेज फॉर्म कंपोज्ड ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग सब्सटेंस। बहुत ही फाइनली डिवाइडेड ड्रग सब्सटेंस होता है। आईपी ने क्लासिफाई कर रखा है पाउडर्स को उनके अलग अलग गुणों के आधार पर, है ना। इंडियन फार्माकोपिया क्लासिफाई पाउडर बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। हेयर आर द मेन क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कुछ प्रमुख क्लासिफिकेशन या प्रमुख क्लासेस दी हुई हैं। जैसे पहली क्लास है बल्क पाउडर। पहली क्लास है बल्क पाउडर। बल्क में पहला है सिंपल और एलिमेंट्री पाउडर, जिसको कि सिंगल पाउडर भी कहते हैं। इसमें ओनली 1 इंग्रेडिएंट ही होता है ना। जैसे एग्जांपल जिंक ऑक्साइड का पाउडर, तो इसमें मेन सब्सटेंस ओनली ZNO ही होगा। कंपाउंड और मिक्स्ड पाउडर, इसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक एंड स्टार्च, जिंक एंड स्टार्च पाउडर, इसमें 2 घटक हो गए, है ना। फिर इसके बाद डिवाइडेड पाउडर्स, खूब सारे 2 से ज्यादा वाले, है ना। अब बल्क पाउडर के बाद आ गया आपका सेकंड, आ गया बल्क पाउडर के बाद आ गया डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर में पहला है पल्विस। पल्विस ये लैटिन डोजेज फॉर्म है, जिसको कि इंग्लिश में पाउडर ही
कहा जाता है। फाइनली डिवाइडेड मेडिसिनल सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज। ध्यान रखना, जो शरीर के आंतरिक अंगों में जिसका प्रयोग कर सके वो है पल्विस। एग्जाम्पल पल्विस आइपिकिक्वाना, पाइकिटिओपी, डोवर्स पाउडर कहते हैं, ये लैटिन टर्म है ना। सेकेंड डिवाइडेड पाउडर में अपन देखते हैं चार्टुले, पाउडर्स इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज एंड यूजुअली इनक्लोज्ड इन फोल्डेड पेपर्स। जो इनक्लोज पाउडर हो, है ना, जो कि इंटरनल यूज के लिए हो और एक फाइनली पाउडर, फाइनली पतले पेपर के अंदर पहले से ही पैक किए हुए आए, है ना। एग्जाम्पल चार्टुले फेरी कार्बोनेटिस, जो भी लैटिन टर्म है। फिर उसके बाद मिसलेनियस पाउडर्स। मिसलेनियस पाउडर्स में पहला आ गया इफरविसेंट पाउडर। नाम से ही पता चल रहा है इफरविसेंस बनेंगे, झाग बनाने वाले। तो इनको यूज करने से पहले क्या करना होगा, पानी में घोलना होगा और झाग बनते ही पीना होगा। सबसे प्रमुख उदाहरण इनो। तो इनो कैसा पाउडर है, इफरविसेंट पाउडर। तो कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड, इफरविसेंस अकर्स, झाग बनेंगे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे ही उसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा वो क्या बनाएगा, इफरविसेंस बनाएगा। एग्जाम्पल इफरविसेंट पाउडर, ब्रैकेट में इनो या कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बाद में डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर यानी जो हमेशा ही एज अ एक्सटर्नल यूज के लिए काम में लिया जाएगा, यूज फॉर देयर प्रोटेक्टिव और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल जेडनो का डस्टिंग पाउडर। इनहेलेशनल पाउडर्स, जिनको इनहेल यानी कि इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इनहेलेशन, सुगंध के द्वारा या सूंघ कर अंदर लिया जाए। एग्जाम्पल इनहेलेशन पाउडर कंटेनिंग मेंथोल एंड कैम्फर। उसके बाद ग्रेन्यूल्स, ऐसे पाउडर जो किस फॉर्म में हो, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हो। तो पहला है ग्रेन्यूली, कोरस पार्टिकल, बड़े बड़े, कोरस यानी बड़े बड़े, सुटेबल फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये आईपी को ना ग्रेन्यूली मिलता है। उसके बाद ग्रेन्यूलेटस, ग्रेन्यूल्स विद स्पेसिफिक साइज रेंज, बड़े बड़े नहीं हो मगर सारे के सारे एक साइज के स्पेसिफिक साइज रेंज में हो। एग्जाम्पल ग्रेन्यूलेटस क्लोरल हाइड्रेटिस। अब आगे आपके नेक्स्ट डेंटल पाउडर्स। जो डेंटल पाउडर समझ रहे हैं आप, जो डेंटल यूज के लिए काम में लिए जाए। उसके अंदर पहला है डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस पाउडर्स या पेस्ट हो सकते हैं जो कि दांतों को क्लीन करने में, दांतों को मांजने के काम में आते हैं। एग्जाम्पल टूथ पाउडर। द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर इन द इंडियन फार्माकोपिया इज बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन। उनकी क्या क्या कंपोजिशन है, उनके क्या यूज हैं, उनके कौन से रूट से यूज किया जा रहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल, है ना, उसके आधार पर किया गया है। दीज क्लासिफिकेशन हेल्प इन प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशंस। ये सारी जो क्लासिफिकेशन है ये गाइडलाइन के अनुसार है, ये लेबलिंग करने में, डिस्पेंसिंग करने में काम में आता है, इस तरह का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को यानी कि नॉर्मली कहें तो छानना, है ना। तो फिल्ट्रेशन यानी जब लिक्विड में से सॉलिड को अलग कर लिया जाए, जब लिक्विड में से सॉलिड को अलग कर लिया जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है। when solids are separated from liquid by means of a porous medium, है ना। तो ये जो चीज है, ये क्या सारी चीज क्या कहलाएगी, फिल्ट्रेशन कहलाएगी, है ना। सो इट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। वापस समझेंगे, फिल्ट्रेशन इज वाइडली यूज्ड प्रोसेस इन फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में बहुत काम आता है फिल्ट्रेशन, बार बार हर जगह पे फिल्ट्रेशन का यूज करना होता है। ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स, है ना, और गैसेस बाय यूजिंग अ पोरस मीडियम, जो कि यूजुअली क्या होता है, एक फिल्टर। समझ गए। तो वापस से इसकी परिभाषा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड और गैस बाय मीन्स ऑफ अ पोरस मीडियम, है ना। The theory of filtration involves several principles and factors that influence the efficiency and outcomes of the process. अब जो फिल्ट्रेशन का सिद्धांत है या फिल्ट्रेशन की जो थ्योरी है, वो उन सारे कारणों को, उन सारे घटकों को, उन सारे
बिंदुओं को समझाती है जो कि फिल्ट्रेशन को प्रभावित करते हैं। तो पर्पस ऑफ, पहला तो बात फिल्ट्रेशन की जरूरत कहाँ पड़ी, तो फिल्ट्रेशन इज एम्प्लॉयड टू रिमूव सॉलिड इंप्योरिटीज। जो भी लिक्विड में और गैस में सॉलिड इंप्योरिटी है उसको, सॉलिड इंप्योरिटी को अलग करने के लिए, लिक्विड और गैस तो यूं क्यों निकल जाएगी छलनी में से, है ना, फिल्टर में से यूं क्यों निकल जाएगी, मगर सॉलिड नहीं निकल पाएगा, वो वहां पे रुक जाएगा, उसको आराम से अलग कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस टू प्योरीफाई, सॉल्यूशंस को प्योरीफाई करने में, क्लैरिफाई करने में, सस्पेंशन को और लिक्विड्स को स्टरलाइज करने में इसका यूज किया जाता है। अब फिल्ट्रेशन मीडियम क्या है, द फिल्टर मीडियम कैन बी पोरस मटेरियल हो सकता है, फिल्टर मीडियम छलनी जो इसकी बात कर रहे हैं, फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो वो यहां तो पोरस समझ रहे हैं आप, पोरस यानी छिद्रित, चाय की छलनी देखिए उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, तो ऐसा जो मीडियम जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हों, छोटे छोटे पोर्स हों, वो कहलाता है पोरस मटेरियल। द फिल्टर मीडियम कैन बी पोरस मटेरियल सच एज फिल्टर पेपर काम में ले सकते हैं, मेम्ब्रेन्स काम में ले सकते हैं, और डाइएटोमेशियस अर्थ, ये भी केमिकल होता है, उसको भी काम में ले सकते हैं। द चॉइस ऑफ फिल्टर मीडियम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग फिल्टर्ड एंड द डिजायर्ड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन। आपको कैसा फिल्टर मीडियम लेना है, आपको कैसा फिल्टर मीडियम लेना है, ये डिपेंड करना है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या फिल्टर करना है। जैसा मटेरियल फिल्टर करना है उस तरह का, उस लेवल का आपको फिल्टर मीडियम लेना होगा। अब फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म, फिल्ट्रेशन कैन अकर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, अलग अलग मैकेनिज्म से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कुछ प्रमुख है वो है सरफेस फिल्ट्रेशन, डेप्थ फिल्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, है ना, उसके ये 3 तरह के फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होते हैं। सरफेस फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स पार्टिकल बीइंग रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम। सरफेस फिल्ट्रेशन यानी छलनी में से या फिल्टर के ऊपर सरफेस पे ही सॉलिड पार्टिकल रुक गए और लिक्विड और गैस निकल गई, तो ये क्या है, सरफेस फिल्ट्रेशन, है ना। डेप्थ फिल्ट्रेशन, व्हेन पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड विद इन द थिकनेस ऑफ द फिल्टर मीडियम, जब फिल्टर मीडियम की थिकनेस की वजह से उसमें ये ट्रैप हो जाएं, सॉलिड पार्टिकल्स निकल नहीं पाए, तो वो क्या है, डेप्थ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन रेट, छन्ने की दर, तो फिल्ट्रेशन रेट रेफर्स टू द स्पीड एट विच द लिक्विड और गैस पासेस थ्रू द फिल्टर, है ना। फिल्ट्रेशन रेट का मतलब यह है कि किस स्पीड से फिल्टर में से, किस स्पीड में से फिल्टर में से लिक्विड और गैस पास हो रहे हैं, वो स्पीड क्या कहलाएगी, फिल्ट्रेशन की रेट। अब फिल्ट्रेशन की रेट जो है वो कई सारे कारकों से प्रभावित हो सकती है या होती है। कई सारे कारक, कई सारे ऐसे कारक हैं जो कि, कई सारे ऐसे कॉज हैं, है ना, जो कि फिल्ट्रेशन की रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो इट इज इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स, जैसे कि प्रेशर कैसा है, नीचे आपने तेज प्रेशर लगा दिया फिल्टर के बाद में, तो जल्दी जल्दी लिक्विड और गैस को खींचेगा, तो फिल्ट्रेशन की रेट बढ़ जाएगी, है ना। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, अब कोई एक लिक्विड बहुत ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा है, तो वो छनने में टाइम लगाएगा, एक बिल्कुल गाढ़ा नहीं है, पानी जैसा है, तो वो तुरंत छन जाएगा, इस तरह से। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिल्टर मीडियम, और दूसरा आपने फिल्टर मीडियम जो लिया है वो किस कैरेक्टर का लिया है वो भी डिपेंड करता है, वो भी फिल्ट्रेशन की रेट को प्रभावित करता है। अब कितनी तरह के फिल्ट्रेशन होते हैं, माइक्रो फिल्ट्रेशन, ये जो बहुत छोटे पार्टिकल्स को 0.1 से 10 माइक्रोमीटर के साइज के पार्टिकल्स को भी रोक दे, वो है माइक्रो फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उससे ज्यादा और छोटा, रिमूव्ड पार्टिकल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन साइज। नैनो फिल्ट्रेशन रिमूव्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, जो आयंस को भी नहीं जाने दे, जो आयंस को भी नहीं जाने दे फिल्ट्रेशन के बाद। रिवर्स ऑस्मोसिस, सेपरेट सॉल्वेंट्स फ्रॉम सॉल्यूट्स बेस्ड ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से किया जाए, जिसमें सॉल्यूट नहीं जा सके, सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो बाहर निकल जाए, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आपके नेक्स्ट सवाल है, ये साइज रिडक्शन में से सवाल आया हुआ है। साइज रिडक्शन आप समझते हैं कि साइज को छोटा करना, है ना, बड़े साइज को छोटा करना, ये प्रक्रिया क्या है, साइज रिडक्शन। तो इस पे जो जनरली क्वेश्चन बनता है वो अब जो पैटर्न चेंज के अकॉर्डिंगली बड़ा क्वेश्चन नहीं बन के इस तरह के छोटे क्वेश्चन